नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम संस्कृतिकरण की अवधारणा पर बात करेंगे। इस अवधारणा को प्रसिद्ध समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास ने प्रस्तुत किया था। दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के विश्लेषण में एमएन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजियन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में संस्कृतिकरण शब्द को सर्वप्रथम काम में लिया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉक्टर श्रीनिवास ने निम्न जातियों के लोगों के अग्रिम समाजीकरण की बात कही। जब निम्न जातियों के लोग ब्राह्मणों के रीति रिवाज प्रथाओं को अपनाने तथा अपनी कुछ प्रथाओं जैसे शराब का प्रयोग एवं पशु बलि तथा मांस खाने आदि को छोड़ने में लगे हुए थे, उनके ऐसा करने का उद्देश्य जातीय संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को उच्च स्थिति में उठाना था। तो देखिए, एमएन श्रीनिवास ने दक्षिणी भारत में कुर्ग लोगों का उन्होंने अध्ययन किया और ये जो पुस्तक लिखी है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में प्रकाशित हुई थी। उनका यह मानना था कि दक्षिणी भारत के कुर्ग लोग जो कि निम्न जाति के व्यक्ति हैं, उन लोगों ने जो है उच्च जाति के खान पान रहन सहन को अपनाया और अपने को भी उच्च जातियों के समान जो है माना जाने लगा। लेकिन यह स्थिति 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों के व्यतीत होने के बाद, बीत जाने के बाद जो है उनकी स्थिति ऊपर उठी। तो इस बात को एमएन श्रीनिवास ने प्रमुखता से अवधारणा के रूप में बताया। एमएन श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में लिखा है कि निम्न जाति 1 या 2 पीढ़ियों में शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोड़कर तथा अपने कर्म कांड एवं देवगण का संस्कृतिकरण कर संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति ऊंची उठाने में समर्थ हो जाती है। संक्षेप में, वह जहां तक संभव था ब्राह्मणों की प्रथाओं, अनुष्ठानों एवं विश्वासों को अपना लेती। साधारणतः निम्न जातियों के द्वारा ब्राह्मणी जीवन प्रणाली को प्राय अपना लिया जाता है, यद्यपि सैद्धांतिक रूप से वह वर्जित था। देखिए, यहां पर जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है, इसमें एमएन श्रीनिवास ने यही कहा कि निम्न जाति के लोग ब्राह्मणों के रीति रिवाज कर्म कांड उसको अपनाते हैं। तो इसका मतलब ये संस्कृतिकरण की प्रक्रिया नहीं होकर के ब्राह्मीकरण की है, क्योंकि यहां पर ब्राह्मणों के रीति रिवाज को व्यक्ति अपना रहे हैं। इसी बात पर जो है प्रसिद्ध समाजशास्त्री योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑन इंडियन ट्रेडिशन उसमें कहा कि यह तो ब्राह्मीकरण की अवधारणा है, क्योंकि यहां पर केवल ब्राह्मणों के रीति रिवाजों को अपनाकर संस्कृतिकरण किया है, इसलिए यह संस्कृतिकरण न होकर ब्राह्मीकरण की प्रक्रिया है। श्रीनिवास ने पुनः इस परिभाषा में संशोधन किया और कहा कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह है किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्मकांड और विचारधारा तथा पद्धति को बदलता है। सामान्यतः ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय समुदाय में उसे परंपरागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक, बल्कि वास्तव में 1-2 पीढ़ियों तक दावा किए जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है। देखिए, अब इस परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन हुआ।
अब यहां ब्राह्मीकरण के स्थान पर जो है द्विज जाति की बात कही है। और द्विज में जैसे मान लीजिए 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों को मिलाकर के द्विज जाति बनती है। तो यानी कि इन तीनों जो वर्ण हैं, तो इनमें से इन तीनों में द्विज जाति होने के कारण निम्न जाति के लोग इनके प्रथा, परंपरा, कर्मकांड, रीति रिवाज को अपनाते हैं और ये 2 या 2 से अधिक पीढ़ी तक अपनाते रहते हैं। परिणाम स्वरूप वो खुद अपने को उच्च जाति का होने का दावा करने लगते हैं। जब उन्हें बाद में स्वीकृति मिल जाती है तो यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। यद्यपि यह प्रक्रिया कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है। संस्कृतिकरण की विशेषताएं। अवधारणा के आधार पर कुछ विशेषताएं प्रकट होती हैं, जैसे संस्कृतिकरण का संबंध निम्न जातियों से है। अब यहां स्पष्ट है कि निम्न जाति के व्यक्ति ही उच्च जातियों को आदर्श मान लेती है और आदर्श मानने के बाद उच्च जातियों के खान पान, रहन सहन, प्रथा, परंपरा, कर्मकांड आदि को अपना लेती है। इसलिए यह निम्न जातियों से संबंधित है। दूसरी, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रक्रिया है। देखिए, सामाजिक गतिशीलता ये जो है ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया है। ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया का तात्पर्य अपनी निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में आगे बढ़ना, अपने स्टेटस में परिवर्तित होना, निम्न स्थिति से उच्च स्थिति में जाना। इसलिए ये सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करती है, वो भी ऊर्ध्वगामी सामाजिक गतिशीलता को। तीसरी बात, संस्कृतिकरण केवल हिंदू जातियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जनजातियों तथा अर्ध जनजातीय समूह में भी यह प्रक्रिया पाई जाती है। अर्थात इसमें केवल हिंदू जातियों तक भी सीमित नहीं कहा जा सकता, इसे कई जनजातियों में भी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। वे जनजातियां जो प्रकृति पर निर्भर है, लेकिन अब वनों का विनाश होने के कारण ये लोग आधुनिकता के संपर्क में आए हैं। परिणाम स्वरूप इनकी जीवन शैली, खान पान, रहन सहन आदि में बदलाव आया है। जैसे गौड़ जनजाति है, राजनीतिक क्षेत्र में आने के कारण उनकी स्टेटस में बदलाव देखने को मिला है। चौथी बात करें हम, इस प्रक्रिया का संबंध केवल एक व्यक्ति या परिवार से नहीं है, वरन एक समूह से है। देखिए, यहां यदि एक व्यक्ति की बात होती है तो यह संस्कृतिकरण नहीं होगा, क्योंकि फिर उस परिवार से संबंधित, उस व्यक्ति के परिवार से संबंधित जो है समस्या पैदा हो जाएगी। वैवाहिक समस्या है या अन्य समस्या और भी हो सकती है, सामाजिक संबंधों से संबंधित समस्या हो सकती है। तो इसीलिए कहा गया है कि केवल एक व्यक्ति इसको नहीं अपनाता, बल्कि संपूर्ण समूह है, पूरा एक संपूर्ण समूह, एक समूह जो है इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को अपनाता है। पांचवी बात, संस्कृतिकरण के कई आदर्श हो सकते हैं, जैसे एक निम्न जाति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा किसी अन्य प्रभु जाति को आदर्श मानकर भी उसके रीति रिवाजों, प्रथाओं, खान पान और जीवन शैली को अपना सकती है। देखिए, यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये तो द्विज जाति हो गई, लेकिन तीसरी एक और आई है प्रभु जाति। अलग इसका प्रभु जाति का मतलब यह हो गया कि किसी गांव के अंदर ऐसी जाति जो सभी क्षेत्र में शक्तिशाली है। गांव के अंदर यदि किसी तरह की समस्या है तो वो प्रभु जाति के माध्यम से वो समाधान किया जा सकता है। ये डोमिनेंट होती है और सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से ये सशक्त होती है, मजबूत होती है और सभी गांव के लोग उसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसा वो जाति कहेगी वैसा कर सकती है, इसीलिए वो प्रभु जाति है। तो निम्न जाति के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो है ही, उनके साथ में प्रभु जाति को भी वो आदर्श मान सकती है और उनकी जीवन शैली को अपना सकती है। छठी बात, जब किसी जातीय समूह का संस्कृतिकरण होता है तो वह किसी उच्च जाति की प्रथाओं और जीवन पद्धति को ही नहीं अपनाता, बल्कि संस्कृत साहित्य में उपलब्ध कुछ नवीन विचारों
एवं मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है। जैसा संस्कृत साहित्य में कर्मकांड से संबंधित वैदिक मंत्रोच्चार है, तो वो भी उन्हीं को एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, उसके वैल्यूज को, उनकी आइडियाज को। सातवीं बात, संस्कृतिकरण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल में दिखाई देती है। अगर ये कहें कि केवल दक्षिणी भारत में ही है तो ये नहीं है, बल्कि संपूर्ण विश्व के अंदर संस्कृतिकरण की प्रक्रिया देखी जा सकती है। भारत के किसी भी कोने में आप देखी जा सकती है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, इसीलिए इसे सार्वभौमिक प्रक्रिया कहते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपने जाति से संबंधित, अपने समूह से संबंधित यदि कोई आदर्श को हीन मान लेता है और दूसरे समूह के आदर्शों को उच्च मान लेता है, तब भी यह संस्कृतिकरण की प्रक्रिया होती है। इसलिए यह एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आठवीं बात, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद में परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति 2 या 3 पीढ़ी पहले से अपना संबंध किसी उच्च जाति से जोड़ती है। तो यहां पर अपने से उच्च जाति का संबंध निम्न जाति के व्यक्ति जोड़ते हैं, लेकिन यह प्रोसेस 2 या 2 से अधिक पीढ़ी के तक जो है होता है, यानी इसके बाद में वो अपने आप में उच्च जाति में मान ली जाती है, स्वीकृति मिल जाती है। डॉक्टर योगेंद्र सिंह ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहा है, यानी पहले से ही उसका समाजीकरण हो जाता है, इसलिए इसे अग्रिम समाजीकरण कहा है। और 10वीं बात, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया निम्न जातियों के महत्वाकांक्षा की सूचक है। अर्थात निम्न जातियों की महत्वाकांक्षा इसमें है कि वह उच्च जातियों के आदर्शों को स्वीकार कर रही है और उन्हीं के वैल्यूज, प्रथा, परंपरा, खान पान आदि को एक्सेप्ट कर रही है, स्वीकार कर रही है। तो 11वीं बात हम कहें, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है। मिल्टन सिंगर ने लिखा है कि एमएन श्रीनिवास का संस्कृतिकरण का सिद्धांत भारतीय सभ्यता में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का अत्यंत विस्तृत रूप से स्वीकृत मानव शास्त्रीय सिद्धांत है। फिर भी यह समाज व संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है, यानी कि यह जो प्रोसेस है वो समाज की संस्कृति और समाज व्यवस्था में होने वाले परिवर्तन को दर्शाता है। अगली 12वीं बात करें, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया दो तरफा है। अगर हम ये कहें कि संस्कृतिकरण में केवल निम्न जाति की व्यक्ति उच्च जाति को ही प्रथा परंपरा को ही अपनाता है, तो यह संभव नहीं है। उच्च जाति के व्यक्ति निम्न जातियों के भी कुछ तथ्यों को ग्रहण करते हैं, यानी ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दोनों तरह की प्रक्रिया होती है संस्कृतिकरण में, इसलिए इसे दो तरफा प्रक्रिया कहा गया है। और 13वीं बात, डॉक्टर योगेंद्र सिंह इस विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया यानी संस्कृतिकरण की प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें निम्न जाति उच्च जाति की पाप पुण्य, धर्म कर्म, माया संसार, मोक्ष आदि की विचारधारा को अपनाती है। और अंतिम, संस्कृतिकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है, यानी संस्कृतिकरण में अनेक अवधारणाएं हैं, जैसे ब्रह्मीकरण की अवधारणा है, पर संस्कृति ग्रहण की अवधारणा है, अग्रिम समाजीकरण है, अनुकरण है आदि अवधारणाओं के अंग इसमें मौजूद होते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि निम्न जाति के व्यक्ति उच्च जाति की प्रथा परंपराओं को अपनाता है, 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों तक उसे एक्सेप्ट करने के बाद वह अपने आप को उच्च जाति का होने का दावा करते हैं। जब उन्हें स्वीकृति मिल जाती है तो वे भी उच्च जाति के माने जाते हैं। यही संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।